नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग जिस विषय या जिस सिलेबस को लेकर या जिस एग्जाम को लेकर एकत्रित हुए हैं वह है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, जो आपका जून में क्या है प्रस्तावित है। इसमें एक यूनिट है, यूनिट 10, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। उसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास भी दिखेगा, उसमें आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास भी दिखेगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, आधुनिक भारत का इतिहास भी दिखेगा, स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह। उसमें आपको कुछ कल्चर का पार्ट भी दिखेगा, उसमें महल है, स्तूप है, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। यानी मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो इतिहास है उसे रखा गया है यूनिट 10 में। 10 यूनिट है, उसमें से अंतिम जो यूनिट है यूनिट 10 मध्य प्रदेश का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, ये आपका क्या है यूनिट 10 है। इसी के तहत हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक करके चीजों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहां पर मैं आपको और आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 है, ये पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 है इससे संबंधित। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 है या एमपीपीएससी की सिविल की जो एग्जाम होती है, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी इन सबसे संबंधित होती है, उसके अलावा जितनी भी एग्जाम एमपीपीएससी कंडक्ट कराएगा उनमें जो फर्स्ट पेपर है वो कॉमन है। और फर्स्ट पेपर में आप जब देखेंगे तो उसमें यूनिट 1 जो है वो भी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित। तो कहीं ना कहीं ये काम जो आएगा वो पेपर 1 जो मध्य प्रदेश पीएससी सिविल के एग्जाम के अलावा जो जितने भी एग्जाम लेगा, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम है, इसके अलावा ये जो आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्जाम है होने वाला जो जून में, इसमें भी फर्स्ट पेपर वही कॉमन है। इसके बाद माइनिंग वाइनिंग इंस्पेक्टर और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं जो बीपीएससी कंडक्ट कराता है सिविल एग्जाम के अलावा, उसमें सब में फर्स्ट पेपर जो है कॉमन है। वहां भी मध्य प्रदेश का इतिहास आपको मिलेगा। और पेपर 2 जो कि इतिहास विषय है जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें जो यूनिट 10 है वो भी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक तीर से कई निशाना जो है वो साधेंगे इसमें, ठीक है। तो सभी लोग आशा है कि इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसका क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे। इससे पहले कि जो सिलेबस में लिखा गया है पहला टॉपिक उसमें हम लोग आए, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा आपको चर्चा हल्का करना जरूरी है, ताकि विषय की एक क्या होती है, पृष्ठभूमि बनती है, एक विषय का लिंक बनता है। तो इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, और इतिहास में जैसा कि हम थोड़ा सा सिलेबस भी आपको इंडिकेट करवाएंगे, तो सिलेबस जैसे आपको दिख रहा होगा, आपके पास सिलेबस होगा तो उसमें और अच्छे से आपको दिखेगा। इसमें हमने कोशिश किया है आपको एज इट इज जो आयोग ने आपको प्रोवाइड करवाया है उसको हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। यूनिट 10 जो आपको दिख रहा है, यूनिट 10 जो आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन। और इसमें पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक इरा या प्री हिस्टोरिक एज। क्लियर हुई बात ये? तो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो आज इसी टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और यहां से कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, एमपीपीएससी जो भी आयोजित करेगा एग्जाम, यहां से कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, कहां कहां से और कैसे बनेंगे, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित एग्जाम है ये। तो हम लोग उसी उसी बेस पे हम लोग इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी ज्यादातर हम लोग फैक्चुअल चर्चाएं यहां पर करेंगे। इसके पहले मैं डायरेक्ट टॉपिक चालू करूं, थोड़ा सा आपको बेसिक क्या है समझना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ठीक है समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई प्रागैतिहासिक काल है क्या, कैसे शुरू करें, कैसे यहां तक पहुंच गए। तो इन सब बातों को शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग हल्का सा ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं, ताकि इस टॉपिक से लिंक बनाने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग हल्का चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले स्वाभाविक सी बात है, अगर आप जाने तो प्रागैतिहासिक काल कैसे आया, ये टर्म, इसको समझ लेते हैं। आप स्वाभाविक सी बात है इतिहास पढ़ें, आप दुनिया की कोई भी एग्जाम की तैयारी करें और अगर उसमें इतिहास पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीजें तो क्या है, रहेंगी ही। ये सारी चीजें तो क्या है, रहेंगी ही। स्वाभाविक सी बात है, जब हम इतिहास विषय का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इतिहास का सीधा सा मतलब क्या होता है, अतीत में बीती हुई घटनाएं, अतीत में घटित घटनाएं या घटित घटनाओं का अध्ययन।
घटित घटनाओं का अध्ययन। ये आपके ठीक है सिलेबस से डायरेक्ट संबंधित अब ये प्रश्न नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा लिंक बनाने के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन होता है, स्वाभाविक सी बात, जिससे आपको भविष्य के निर्माण में क्या होता है, मदद मिलती है। वहां जो स्वाभाविक सी बात है, अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, मानवता के जीवन में जो घटित घटनाएं हैं, उनके जो कार्य है, उनके जो अनुभव हैं, उनका अध्ययन होता है, ताकि आप भविष्य के निर्माण में आपके क्या है, आसानी रहे, आपके भविष्य के निर्माण में कोई गलतियां ना हो। स्वाभाविक सी बात है। उनके कहीं ना कहीं कल्चरल एस्पेक्ट्स को हम लोग अध्ययन करते हैं, भौगोलिक एस्पेक्ट्स को अध्ययन करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऐतिहासिक एस्पेक्ट्स का अध्ययन करते हैं, हर तरह के हम लोग राजनीतिक एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं। सभी आयामों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि हमारे भविष्य में उनसे हम सीख कर उसको क्या कर सके, अप्लाई कर सके, क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। ठीक है। अब बात जब इतिहास की होती है, ठीक है, अतीत का अध्ययन है ये एक, ठीक है, एक परिभाषा हो गई, एक नॉलेज हो गया। लेकिन जब हम इतिहास को व्यवस्थित रूप से क्लासिफाइड करते हैं विभिन्न कालखंडों में, विभिन्न स्रोतों के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, मौखिक स्रोतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर व्यवस्थित रूप से जब हम उसे विभिन्न कालखंड में विभाजित करते हैं, तब उसमें तीन आपको क्या है, सेगमेंट आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। पहला आपको सेगमेंट दिखाई देगा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल दिखाई देगा। जब आप कोई भी आप इतिहास पढ़ रहे होंगे, किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, व्यापम के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें सब में यही बात क्या है, कॉमन आपको दिखाई देगी। क्लर्क से लेके कलेक्टर तक की तैयारी में ये सारी बातें आपको यही दिखाई देगी। प्रागैतिहासिक काल होता है। इसके बाद होता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है। इसे प्रोटो हिस्टोरिक इरा कहते हैं या एज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक इरा एज। ये क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक। क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है। और एक होता है हिस्टोरिक या ऐतिहासिक काल। क्या होता है, ऐतिहासिक काल होता है, या इसे ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हिस्टोरिक इरा या हिस्टोरिक एज, जो भी आप कह दें। ठीक है। अब इन तीनों में कुछ मूलभूत क्या होता है, अंतर होता है, वो भी हमें समझना जरूरी है। तभी आप क्या करेंगे, किसी भी विषय के, किसी भी टॉपिक का क्या कर पाएंगे, अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसे अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। वो सारी चीजें इन सब बातों में क्या होती हैं, आपस में लिंक होती हैं। और इसको जरा ओपन करते हैं, डिकोड करते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल को अगर हम लोग एक लाइन में सिंपल सी बात को समझना चाहें यहाँ पे अभी, क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का सीधा सा मतलब है जब लेखन कला के पूर्व का काल, लेखन कला के पूर्व का काल, यानी जब लेखन कला विकसित नहीं हुई थी, यानी कोई भी हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त उस समय नहीं होते। उस समय के व्यक्ति या उस समय का जो मानव था या मानव जीवन था, उसके दैनिक क्रिया में या उसके लाइफ में लेखन कला जैसी कोई चीज नहीं थी। वह लेखन कला से परिचित बिल्कुल भी नहीं था। और इस काल या इससे संबंधित हम किसी भी चीज के अध्ययन के लिए या इसका अगर हमें अध्ययन करना है, तो हमें पुरातात्विक स्रोतों पर डिपेंड रहना पड़ता है या निर्भर रहना पड़ता है। इस समय हमें जानकारी क्या होगी, जब हम कोई खुदाई करेंगे तो वहां से कोई सिक्का प्राप्त होता है, तो हमें जानकारी हो जाएगी प्रागैतिहासिक काल की, क्योंकि लिखित साक्ष्य तो कुछ है नहीं। यहां अगर हम कोई भग्नावशेष मिल जाता है, कोई भवन वगैरह का कोई अवशेष मिल जाता है, तो हमें जानकारी इस काल की हो जाएगी। यहां से कोई मृदभांड या मिट्टी के बर्तन वर्तन मिल जाएंगे, उससे हमें कुछ जानकारी मिल जाएगी। यहां से हमें कोई अगर औजार मिल जाएंगे, चाहे पत्थर के हों, धातु के हों, तो हमें जानकारी मिल जाएगी। यानी इस समय की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर क्या है, निर्भर रहना पड़ता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर क्या है, हमें निर्भर रहना पड़ता है। यहां पर कोई लिटरेचर या कोई ऐसा लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ना ही लेखन कला यहां पर विकसित थी। आद्य ऐतिहासिक का मतलब यह होता है कि यहां पर लेखन कला तो थी, यानी लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन यह पढ़ा नहीं गया अभी तक।
तो हम तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक के लिए हम हमारे पास साहित्यिक स्रोत, जब आप पढ़ रहे होंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी, या इतिहास का जब कोर टॉपिक हम पढ़ते हैं तब वहां पर पढ़ा जाता है इतिहास को जानने के स्रोत या प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, एक क्वेश्चन ही बनता है मेंस में। तब वहां पर हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण वगैरह, हम अन्य चीजें, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। तो वहां पर हम यहां हम देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन करने के लिए साहित्यिक स्रोत के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन अभी तक साहित्यिक स्रोत यानी लिपि अभी तक यहाँ की पढ़ी नहीं गई है। यहाँ की अभी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, यहाँ की जो लिपि है वो अभी पढ़ी नहीं गई है। इसलिए अभी भी हम यहाँ तरफ भी पुरातात्विक स्रोतों पर ही कहीं ना कहीं क्या है, निर्भर करते हैं। लेकिन इनमें दो जो अगर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल में अंतर है वो यही है कि यहाँ लिपि या लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ना ही उपस्थित थी। यहाँ की संपूर्ण जानकारी हम लोग पुरातात्विक स्रोतों से लेते हैं। यहां पर लेखन कला उपस्थित थी, लिपि का ज्ञान था, लेकिन अभी तक यह पढ़ी नहीं गई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पर दोनों साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन अभी लिपि पढ़ी नहीं जाने के कारण कहीं ना कहीं यहां पर निर्भरता भी अभी पुरातात्विक स्रोतों पर ही बनी हुई है। ठीक है। और ऐतिहासिक काल का सीधा मतलब है कि यहां पर लिपि का ज्ञान भी था और पढ़ी भी गई है। यहां पर ऐतिहासिक यही कह सकते हैं कि महाजनपद काल के आसपास के बाद, ठीक है, 600 ईसा पूर्व के आसपास के बाद से जो ये टाइम है वो चालू हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, लेखन कला उपस्थित थी, उपलब्ध थी, और पढ़ने में भी इसे क्या है, सफलता प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, पढ़ने में भी इसे सफलता प्राप्त हो चुकी है। तो ऐतिहासिक काल हम इसी को कहते हैं कि लेखन कला भी उपस्थित है और पढ़ने में भी इसे क्या है, सफलता प्राप्त इसकी हो गई है। और 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 बीसी के बाद का जो भी टाइम था वो से लेकर अभी तक का टाइम, ये क्या है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और अगर आप देखेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक संस्कृत को क्या करते हैं, रखते हैं। और वैदिक संस्कृत को क्या करते हैं, रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल यानी स्टोन एज को रखते हैं। क्या करते हैं, पाषाण काल यानी स्टोन एज को रखते हैं। और ताम्र पाषाण काल को रखते हैं। क्या रखते हैं, ताम्र पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, तो पूरा स्टोन एज यहां पर प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है और ताम्र पाषाण काल भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है, जहां पर लेखन कला नहीं थी, केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। आपके जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस जिसपे हमने अभी थोड़ा चर्चा भी की है, तो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल पर ही क्या है, डिस्कस करने वाले हैं। जब आप सिलेबस देखेंगे उसमें पहला टॉपिक है, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे सिलेबस पर, उसमें पहला ही टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल के भी 3 विभाजन हैं, वो हम अभी देख लेंगे आगे। पाषाण काल में आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों से संबंधित मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक क्या है, डिस्कशन था, ताकि आप टॉपिक से क्या कर पाए, रिलेट कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इसमें हमने आपसे जो चर्चा की है वो यही है कि इतिहास क्या है। जैसा हमने आपसे थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा भी की है कि इतिहास वह विधा है जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, महत्वपूर्ण घटनाओं और सभ्यताओं के उत्थान और पतन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यह भूतकाल की घटनाओं को तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत करता है और हमें अतीत की सीख से भविष्य के लिए मार्गदर्शन देता है। यानी कहीं ना कहीं बीती हुई जो घटनाएं हैं, अतीत में जो घटित हुई घटनाएं हैं, उनका अध्ययन है और उनसे हम सीख कर भविष्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब काल विभाजन, जैसा कि हमने आपसे बताया भी कि प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में हमने आपसे बताया कि जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य क्या है, उपलब्ध नहीं था, ये हमने आपसे चर्चा भी कर ली है। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वो भी हमने आपसे डिस्कशन कर लिया है। आद्य ऐतिहासिक काल, ये भी हमने आपसे बताया कि पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं,
साथ में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इस पर हमने बात भी कर ली है। ऐतिहासिक हिस्टोरिक एज, जिसमें लिखित साक्ष्य लेखन कला उपलब्ध है, पढ़ी भी गई है। 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने अगर आपने देखा होगा कि सबसे शुरू में ही हमने आपको क्या किया था, सबसे शुरू में ही हमने आपको एक सिलेबस बताया था। ये इस सिलेबस में हमने आपसे बताया था कि जो पहला टॉपिक है वो क्या है। पहला टॉपिक आप देख रहे होंगे, प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। एक्चुअली में प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय का जो मानव था वो अधिकतर जो है वो क्या करता था, पत्थरों से बनी हुई चीजों का क्या करता था, प्रयोग करता था। चाहे वो औजार हो, चाहे वो रहने का आपका शैलाश्रय वगैरह हो, शैल चित्र वगैरह हो, ठीक है, औजार हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, वो क्या करता था, ज्यादातर पाषाण से ही यानी स्टोन से निर्मित क्या है चीजों का यूज करता था। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल या स्टोन एज भी कहा जाता है। अब इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक पूरा पाषाण काल हो गया, एक मध्य पाषाण काल हो गया और एक नव पाषाण काल हो गया। इन सब का हमें अध्ययन करना है। साथ में हमने बताया है कि आपको प्रागैतिहासिक काल में ताम्र पाषाण काल का भी अध्ययन करना होगा, जहां मानव पहली बार तावे से क्या होगा, परिचित होगा। पाषाण से यानी स्टोन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, स्टोन, पाषाण से तो पहले ही परिचित चला आ रहा था लाखों वर्ष पूर्व से। फिर एक समय आएगा जब उसका संपर्क या उसका परिचय तावा नामक धातु से सर्वप्रथम होगा। तावा नामक धातु से सर्वप्रथम होगा, तब वह तावे पाषाण के साथ साथ तावा धातु को भी क्या करने लगेगा, प्रयोग करने लगेगा। और ऐसा टाइम पीरियड या ऐसा कालखंड ताम्र पाषाण काल के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये आप जरूर क्या है नजर बनाए रखिएगा। और मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय, शेल्टर्स और शैल चित्र यानी रॉक जो पेंटिंग है वो हम लोग क्या है यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल क्या है, हमने डिकोड किया चीजों को, हमने अपने सिलेबस को समझा कि है क्या और कैसे हमें पढ़ना है। अब हम लोग एक एक करके हर एक सेगमेंट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपका एक प्रकार से इंट्रो था पहले टॉपिक का, कि कैसे आपका ये पहला टॉपिक डाला गया और कैसे हम लोग आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का पहला जो कालखंड है प्रागैतिहासिक काल, उसको हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज हम आपको और इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां पर वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं डाला गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं और वैदिक संस्कृत का भी कोई खास रोल मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं था। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा नेसेसरी तौर पे नहीं डाला गया है। बाकी मेंस में, प्रीलिम्स में थोड़ी बहुत चीजें हैं, पर यहाँ नहीं डाला गया है। ये वनडे एग्जाम है, यहाँ पर सीधे सीधे जो काम की चीजें हैं उन्हें क्या है शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं अपने सिलेबस का, प्रागैतिहासिक काल का। ये तो हमने ठीक है समझ लिया, इतिहास क्या है भाई, इतिहास को हम 3 भागों में बांट दिए, तो ऐसे आ गया प्रागैतिहासिक काल। अब आ जाते हैं जरा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, टॉपिक उठाते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो हमने एक कट भी पूरा एक सिलेबस का कि हम लोग जो पढ़ेंगे उसका भी हमने आपको शो किया है। प्रागैतिहासिक काल, इसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल मध्य प्रदेश के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। डायरेक्ट क्या है लिखा गया है, इसलिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप, कि यहां पर हम लोग पढ़ क्या कर रहे हैं, सिलेबस में भी स्पष्ट दिया है पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसके 3 भेद भी हम लोग यहां पर देखेंगे। स्वाभाविक सी बात है, इसके सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो साइट्स है वो आएंगी ज्यादातर, इसके जो साक्ष्य हैं, प्रमाण है, कहां कहां से मिले, वो ज्यादातर आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय शैलचित्र सिलेबस में ही है। अब आते हैं एक एक करके मध्य प्रदेश में पाषाण काल।
अब पाषाण काल जरा देख लेते हैं। पाषाण काल स्वाभाविक सी बात है, जहां जहां आप पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं तो लगभग लगभग क्या है, सेम ही होंगी, लगभग लगभग एक जैसी ही होंगी। पर हम लोग इसकी जो साइट है, इसमें जो स्वाभाविक सी बात है, इसका जो इसके साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं वो जरूर इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि हमने बताया कि मानव के विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। मानव इस समय खाना बदोश था, जगह जगह भटक रहा था, आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, तो प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि इस समय मानव क्या था, आखेटक यानी शिकार करता था, भोजन खाद्य संग्राहक था, भोजन को क्या करता था, इकट्ठा करके फिर अपना जीवन यापन करता था और पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से किए गए जो उत्खनन है, खोज है, वहां प्रागैतिहासिक काल के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, चिन्ह मिले हैं स्पष्ट। ये भी बात हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर एक चीज समझना है कि जो आदिम प्रजातियां थी, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल के समय का मानव था, वो नदियों के किनारे गुफाओं में क्या किया करता था, रहता था। जब आप जैसे आप पढ़े होंगे भीमबेटका की गुफा वगैरह, ये सब आगे हम लोग देखेंगे, तो ये सब क्या है, इसी समय के इसी टाइम की क्या है, एग्जाम्पल है। और साथ में भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमावर, बोरखेड़ा, माजावड़ी, महेश्वर, हंडिया, कवरा, सिंहनपुर, आदमगढ़, पचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर, सागर के अनेक स्थानों से इनके रहने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब इसमें स्वाभाविक सी बात है कि उस समय मानव जो है अपनी जो कला है उसको क्या करता था, एक्सप्रेस करता था, अभिव्यक्त करता था, उसमें चित्र बनाता था। ठीक है, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता था, कई प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके चित्र क्या करता था, बनाता था। उसमें युद्ध लड़ते हुए, उसमें संगीत उंगीत का है, मनोरंजन का है, बहुत सारी चीजों का, आपको पक्षियों के लड़ने का है। तो इस तरह से बहुत सारे आप देखेंगे कि वहां पर कलाएं मनुष्य का दिखाएगा। उसमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मिलता है वो रायसेन जिले की भीमबेटका की गुफा तथा सागर के निकट पहाड़ियों से प्राप्त प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि होशंगाबाद, आदमगढ़ आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन से जो है तो वहां पे स्थल प्राप्त हुए हैं। तो एक तो भीमबेटका की गुफा जरूर याद रखिए, साथ में सागर के निकट भी इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के, और होशंगाबाद भी एक अच्छा स्थान रहा है प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, तो ये आपको जरूर थोड़ा सा दिमाग में बनाकर चलना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो खंडवा, सीधी, मंदसौर में भी आप देखेंगे तो पूर्व पाषाण कालीन युग से संबंधित यानी प्रागैतिहासिक कालीन संबंधित वहां पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को अगर हम लोग क्लासिफाइड करेंगे तो उसमें सबसे पहले पूरा पाषाण आता है। तो पूरा पाषाण की अपनी क्या कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, वो हर जगह कॉमन रहेंगी विशेषताएं। यहां पर क्या है ये समझ जाइए। अब इसमें स्वाभाविक सी बात है कि ये इतिहास का ऐसा कालखंड है, एक ऐसा समय है जब मनुष्य क्या था, लिपि का ज्ञान तो था नहीं उसको, सभ्य भी नहीं था बहुत ज्यादा, उस समय बहुत ज्यादा भौतिक विकास भी नहीं हुआ था। उस समय मनुष्य अपना जीवन निर्वाह जो है वो शिकार करके, आखेटक था, खाद्य संग्राहक था। ठीक है, और उस समय मनुष्य ने, आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार भी कर लिया था। हालांकि इसका उपयोग कैसे करें इसकी अभी जानकारी नहीं थी। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए पॉइंट कि आग का आविष्कार तो कर लिया था पूरा पाषाण काल में ही। अगर प्रागैतिहासिक काल ओवरऑल लिखा जाए या पाषाण काल तो बिल्कुल सही है, उसके अंदर भी घुस के पूछे कि भाई पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, नव पाषाण काल, तो आपको ये जानना चाहिए कि आग का आविष्कार तो हो गया था लेकिन अभी प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। प्रयोग जो है वो मध्य पाषाण काल से शुरू होगा, आग का अच्छे से खोज कर लिया था, उससे परिचित हो गया था, लेकिन उसे कैसे प्रयोग करें अभी जानकारी उनको अच्छे से नहीं थी। फिर कुछ घाटियां, जैसे स्वाभाविक सी बात है, कई जो इस समय मानव जो रहता था वो नदियों के किनारे गुफा और उस समय झोपड़ी वगैरह बनाकर रहता था। तो उसमें चंबल नदी, नर्मदा साइड था, बेतवा, सुनार, सोन आदि नदी घाटियों में इस काल के हथियार, औजार और गुफाएं आदि क्या है प्राप्त हुई हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा घाटी इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आपको ये साइट याद रखना है कि नर्मदा घाटी में प्रागैतिहासिक काल के चिन्ह या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण साइट मानी जाती थी। तो ये चीज याद रखिएगा, सुनार का भी याद रखिएगा, सोन का भी याद रखिएगा,
बेतवा, चंबल, इनका भी याद रखिएगा, लेकिन ये नर्मदा घाटी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये रायसेन, होशंगाबाद, होशंगाबाद सब ये सब उसी आसपास क्या है, सारी चीजें डेवलप हुई हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे ये है, इसमें नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, जैसा हमने पहले आपसे चर्चा भी किया है, इस सारी घाटियों को आपको याद रखना है। सोनार घाटी, बेतवा घाटी, चंबल, नर्मदा, भीमबेटका की गुफा, ये सब पाषाण कालीन या प्रागैतिहासिक काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, स्थल हैं, साक्ष्य हैं। आदमगढ़, होशंगाबाद वाला, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी, ये सब क्या है, मेन साइट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस काल में जो पूरा पाषाण काल में से बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, अब ये औजार की अगर बात करें तो अब जब कॉमन पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल की विशेषता, तब इतिहास भी पढ़ते होंगे, इसमें बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, हस्त कुठार जिसे कहा जाता था, खुरचनी, मुष्ट कुठार, क्रोड आदि क्या है आपको इसमें दिखाई देंगे। और ये सब कुछ आपको नर्मदा घाटी में देवरी, सुखचाई, नाला बुधान, केन घाटी, बरखस, संग्रामपुर, दमोह, इस एरिया में मिलेंगे। ये साइट जरूर याद रखिएगा, आपसे हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव जब वो पूछे तो आपको ये स्टेटमेंट में ये चीजें आपको दिखाई दें, तो आपको दिमाग में बना के चलना है। ठीक है, पाषाण काल ओवरऑल पूछे तो अच्छी बात है, अगर क्लासिफाइड करके पूछे कि पूरा पाषाण, मध्य या नव, तो आपको याद रखना होगा कि किस काल से संबंधित ये है स्पेसिफिक तौर पे। अब इसमें यह भी बोला है कि अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक फैली हुई बिल्कुल नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के भी साक्ष्य क्या हुए हैं, जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो थोड़ा सा ये आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या है, मध्य प्रदेश की सोन घाटी से, अब ये स्वाभाविक सी बात है, इनकी जो खोज हुई है वो 19वीं शताब्दी के समय हुई है, शुरुआत हुई है उनकी खोज की इनकी। तो इसमें कुछ पुरातत्वविद जो थे उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इसमें निसार अहमद साहब थे, सोन घाटी में निसार अहमद जी ने काम किया था। अच्छा, एचडी सांकलिया और सुपेरकर ने होशंगाबाद में अच्छा काम किया था। इसमें महादेव पिपरिया से कई औजार मिले थे। भेड़ाघाट के निकट जो जल प्रक्रिया द्वारा वेल्लित जो फ्लैग होते हैं उनके औजार मिले थे। वो बार बार वो जल से क्या हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं उनकी क्रिया द्वारा, बार बार जो जल की धारा पड़ती है उससे क्या है, कई उपकरण नुमा क्या है आकृतियां प्राप्त होने लगती हैं उसमें नुकीली, तो वो फ्लैग क्या है कहलाती हैं। तो वो आप क्या है जरूर याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं पूरा पाषाण काल से संबंधित मध्य प्रदेश के संदर्भ में। नरसिंहपुर के भूतरा से पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले, ये भी याद रखिएगा। भूतरा जो नाम सुना होगा आपने, नरसिंहपुर में है, उससे भी मिला है, और यह मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन उपकरण माना गया है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है भूतरा को। ठीक है, कहां पर है भूतरा, नरसिंहपुर में है, ये याद रखिएगा। कौन से उपकरण मिले हैं, पूरा पाषाण कालीन उपकरण, औजार या उपकरण मिले हैं। अगर ये लाइन आ जाए कि यहाँ के जो उपकरण मिले हैं वो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें साक्ष्य, अगर ओवरऑल साक्ष्य की बात कर लें तो साक्ष्य देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो साक्ष्य है वो भीमबेटका की गुफा है। अब थोड़ा सा अगर इसके बारे में, वैसे तो खूब आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं एक बार डिकोड कर रहा हूं इसको। भीमबेटका स्वाभाविक सी बात है रायसेन में है, ये आपको पता होगा। रायसेन की अब्दुल्लागंज तहसील है, वहां पर आपको एग्जैक्ट मिलेगी भीमबेटका की गुफा। मानव का शिकार करते हुए वहां कई शैल चित्र आपको दिखाई देंगे। अब इसकी खोज जो है वो वाकड़कर साहब ने 1956, ये प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन, 56 और 57 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि कब खोज किया था, तो 56-57 में इसकी खोज हुई थी। 500 से ज्यादा गुफाएं हैं, और सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा गुफा क्या है, समूह है। और उससे भी ज्यादा कि 2003 में यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कल्चरल जो इसका समूह है, सांस्कृतिक समूह में शामिल किया था इसे। ठीक है, भीमबेटका को। तो ये 2-3 बातें इसमें आपको ध्यान रखना है। इससे भी ज्यादा ध्यान रखना है कि यह कौन से समय की है, तो ये प्रागैतिहासिक कालीन है, प्रागैतिहासिक कालीन है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद हथनौरा में अरुण सोनकिया ने क्या किया था, 1982 में सीहोर जिला के हथनौरा से क्या किया था, एक मानव जीवाश्म के साक्ष्य यहां पर प्राप्त हुए थे, फीमेल के थे।
मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो वो प्राप्त हुए थे, ये चीज जरूर याद रखिए। कब? 1982 में। कहां से? हथनौरा कहां पर है? सीहोर में है। और कैसा है? प्रागैतिहासिक कालीन क्या है? साइट या स्थल या साक्ष्य इसे कहा जाता है या माना जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्या है? फैक्ट है, भीमबेटका और आपका हथनौरा, ठीक है। इसके बाद पिपरिया, इसको भी आपको क्या है? याद रखना है पिपरिया को। पिपरिया में क्या क्या है? पिपरिया कहां पर है? होशंगाबाद, नर्मदापुरम। पिपरिया में ये चीज याद रखिएगा, यहां से भी औजार प्राप्त हुए हैं, ये भी प्रागैतिहासिक कालीन या पाषाण कालीन स्थल है। खोज कौन किया था? एसडी सांगले। एसडी सांगले या सुपेरकर जो थे वो होशंगाबाद क्षेत्र में काफी एक्टिव थे, उन्होंने ही वहां पर सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण उत्खनन करवाए थे। भेड़ाघाट भी है जबलपुर के निकट, यहां से भी फ्लैग प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद भुतरा हमने चर्चा ही की है, तो नरसिंहपुर में आपको ये भुतरा, ये भी पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। तो आप चाहे भुतरा की बात हो, चाहे हथनौरा की बात हो, भीमबेटका की बात हो, पिपरिया की बात हो, ये आपको सबको याद रखना है। इनको याद रखिएगा, यही साइट आपसे पूछेंगे। तो कौन सी साइट है? पूरा पाषाण कालीन साइट, और पाषाण काल और प्रागैतिहासिक आ जाए तो वो तो बिल्कुल सही है। अब मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषता देख लेते हैं, और मध्य प्रदेश से संबंधित कैसे है ये, इसमें भी देख लेते हैं। अब मध्य पाषाण काल में एक चीज और समझना होगा कि जो पूरा पाषाण काल के जो औजार थे, ठीक है, वो पत्थर के थे, पाषाण के थे, बने हुए थे, स्टोन के थे, वो बड़े होते थे। और फिर उससे क्या हुआ कि उससे छोटे औजारों का प्रयोग होने लगा स्टेप बाय स्टेप, जिसे माइक्रोलिथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक कहा जाता था। छोटा छोटे औजार होते थे, उसी के कारण इस काल को माइक्रोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक इरा भी कहा जाता है, काल भी कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम माइक्रोलिथिक काल है, क्योंकि यहां पर अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से छोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। छोटे पाषाण उपकरणों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इस कारण से इसे माइक्रोलिथिक काल या माइक्रोलिथिक इरा भी कहा जाता है। अब इसके कुछ साक्ष्य है मध्य प्रदेश में, वो जरा देख लीजिए एग्जैक्ट। इसमें आपको मिलेगा कहां कहां से इसके मध्य पाषाण काल के जो लघु उपकरण है, माइक्रो लिथिक जो उपकरण कहा जाता है उन्हें, छोटे उपकरण, वो कहां कहां से मिले हैं? तो एक तो आदमगढ़ साइट, ये भी इससे संबंधित है। और बाघ की गुफाएं, वैसे तो ये गुप्त काल वगैरह से संबंधित है, लेकिन इसमें भी कुछ आप जाएंगे तो यहां पर मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक के कुछ उपकरण जरूर मिले हैं बाघ की गुफाओं से। इसलिए हम कहते हैं कि बाघ की गुफाओं का संबंध ठीक है गुप्ता पीरियड से तो था ही, लेकिन साथ साथ में वहां पर मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल के भी कुछ उपकरण या औजार प्राप्त हुए हैं। तो आदमगढ़ कहां पर है? पहले तो ये याद रखिए, तो कहां पर है? ये नर्मदापुरम में है। और यहां से शैलाश्रय रॉक शेल्टर प्राप्त हुए हैं। मानव के पशुपालक होने का साक्ष्य यहां पर प्राचीनतम प्राप्त हुआ है आदमगढ़ में। साथ में यहां पर आपको मानव शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। और यहां पर खोज जो है 1960-61 में आरबी जोशी और खरे साहब के द्वारा क्या है की गई थी। तो ये 3-4 बातें जरूर आप याद रखिएगा आदमगढ़ के बारे में। बाकी गुफाओं में जैसा कि हमने आपसे बताया ही है कि धार जिले में है, ये पता होगा। तो एक तो ये याद रखिएगा कहां पर है, ये धार जिले में है। और यहां पर भी उपकरण प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण कालीन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिंद क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी मान लीजिए। बिंद क्षेत्र में भी मध्य पाषाण काल से संबंधित आपको सीएल कार्लाइल के द्वारा, बिंद क्षेत्र में सीएल कार्लाइल ने 1867 में लघु पाषाण काल से संबंधित कुछ औजारों की क्या की थी? खोज की थी। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बिंद क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन औजारों की खोज का श्रेय किसे जाता है? सांकलिया का नाम दे देंगे, खरे साहब का नाम दे देंगे, वाकणकर का नाम दे देंगे, कार्लाइल महोदय का नाम दे देंगे। तो सीएल कार्लाइल ने किया था बिंद क्षेत्र में। और किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल। कैसे उपकरण मिले हैं? लघु उपकरण मिले हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे बनाकर वह पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
नवपाषाण काल, इसकी भी अपनी एक विशेषता है। अच्छा, मध्यपाषाण काल में एक चीज याद रखिएगा कि आग को अब जलाना क्या है, यूज करना मानव सीख गया था। इस समय तक वह आग का प्रयोग करने लगा था। अब पशुपालक भी बन गया था मध्यपाषाण काल तक। अब नवपाषाण काल में क्या होता है? नवपाषाण काल में स्वाभाविक सी बात है, यहां पर क्या होगा, नवपाषाण काल में न्यूलिथिक एज में यहां पर आपका पहिए का आविष्कार हो जाएगा। क्या होगा? पहिए का आविष्कार होगा। पहिए के साथ कृषि, जब पहिया बन जाएगा तो कृषि हो जाएगा, और पशुपालन तो पहले से चला ही आ रहा है। तो ये दो तीन विशेषताएं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहिए की क्या है, और जीवन अब क्या होगा, जीवन खाना बदोश से अब क्या होगा, जीवन में स्थायित्व आने लगेगा। मानव के जीवन में इस समय तक स्थायित्व, स्टेबिलिटी आने लगेगा। वो घर और बना के रहना चालू कर देगा, खेती होती करेगा, गेहूं जौ इनका सबका बढ़िया खेती करेगा, अच्छे से कपास वपास बोएगा, तो ये सब खेती किसानी करने लगेगा, स्थायित्व आने लगेगा जिंदगी में उसके। ठीक है, पहिया, कृषि, पशुपालन, ये सब सारी चीजें आपके होने लगेगी। जीवन में आवागमन क्या सुगम होता जाएगा। ठीक है, अब इसका जो साक्ष्य है वो हटा एक जगह है, संग्रामपुर घाटी दमोह, और मामा भांजा शैलाश्रय। तो पहली बात तो ये मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है, तो ये कहाँ है, पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में मामा भांजा शैलाश्रय आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ की साइट है, नवपाषाण कालीन साइट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हटा कैसी साइट है, नवपाषाण कालीन साइट है। संग्रामपुर घाटी जो दमोह में है, कैसी साइट है, नवपाषाण कालीन साइट है। तो ये दो तीन जो इसके एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश के नवपाषाण काल के, वो आपको याद रखना है। बाकी विशेषताएं तो ठीक है, वो तो पढ़ने में आ ही जाती है। 7000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कई औजार आपको दिखाई देंगे, जैसे घन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, घन, रचक, बसुला, कुल्हाड़ी, सेल्ट, ये नवपाषाण कालीन प्रमुख क्या है आपको औजार दिखाई देंगे। ठीक है, और देख लेते हैं इसके आगे क्या है। इसमें कुछ साइट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें आपको एरण, ये नवपाषाण जो सागर में है, गढ़ी मोरेला, कुन्नम, जटकारा, ये जटकारा, बहुलई, बुसीगा, मुनई, अर्दुजी, जबलपुर दमोह, नांदगांव, कौन सा गांव, नांदगांव, दमोह, हटा, ये सब क्या है आपको, होशंगाबाद, ये सब में आपको नवपाषाण कालीन स्थल आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, भोपाल में जो मनु आभान टोकरी है, नेवरी की गुफा है, श्यामला हिल्स, यहां पर कई आपको नवपाषाण कालीन औजार भी आपको प्राप्त होते दिखाई देंगे। तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे मनु आभान टेकरी, नेवरी की गुफा, ये इंपॉर्टेंट है। नेवरी की गुफा कहाँ है, भोपाल में है। ठीक है, यहां पर भी नवपाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। मनु आभान टेकरी ये कहाँ है, भोपाल में है। यहाँ पर भी नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा हमने पहले भी कहा कि बैरागढ़, भोपाल वगैरह क्षेत्र से कई प्राप्त हुए हैं इस समय नवपाषाण कालीन स्थल, वो याद रखिएगा। जबलपुर में भेड़ा घाट जो है, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट जबलपुर में ही है, तथा लम्हेटा घाट से भी इस काल की बस्तियां और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ओवरऑल भी पूछ लेता कई बार कि तिलवारा घाट कहाँ है, लम्हेटा घाट तो एग्जाम में आ चुका है, पीएससी पूछ चुका है, तो ये सब याद रखिएगा। इसके साथ ये भी आपको याद रखना है कि इस समय किस काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो वह किस काल के स्थल प्राप्त हुए हैं, वो आपके नवपाषाण कालीन स्थल क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेतवा, चंबल, नर्मदा तो है ही पाषाण कालीन साइट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद सोन नदी घाटी, रीवा संभाग में भी आपको इटार पहाड़ का नाम याद रखना है, नवपाषाण कालीन। मोहन नदी घाटी, आपने मोहन घाटी सुना होगा नाम, ये सब नवपाषाण कालीन साइट्स हैं, यहां से मिले हैं नवपाषाण काल के स्थल। ये सब आपको दिमाग में बना के रखना है। चचाई जलप्रपात, गोविंदगढ़ तालाब, ये भी याद रखना है। अब मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, सेगमेंट है।
यहां से एक प्रश्न आने की बड़ी संभावना है। जैसा कि हमने ओवरऑल बताया था कि ताम्र पाषाण काल क्या है। ताम्र पाषाण काल का सीधा मतलब है कि जब मनुष्य तावा के साथ, जब मनुष्य जो है वो तावे के साथ क्या करेगा, पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग करने लगेगा। तावे के साथ क्या करेगा, पत्थर का प्रयोग करेगा, तब उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। अब इस समय की अपने कुछ विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश का अच्छा खासा संबंध रहा है ताम्र पाषाण काल से, उसके कुछ साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। उन सब बातों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी साइट्स हैं। जैसा हमने पहले भी कहा, तावे की खोज इस समय होगी, पत्थर के साथ धातु के रूप में तावे का प्रयोग करेगा, ताम्र पाषाण कहा जाएगा, वही सारी चीजें हैं। अब मध्य प्रदेश में जो मुख्य साइट्स है, इसका डिटेल भी हम लोग आगे देखेंगे। इसमें नवदा टोली, ठीक है, और महेश्वर में पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण सबसे पहले मिले हैं, ठीक है। इसे मालवा, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत को मालवा संस्कृत के नाम से भी या मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नावदा टोली, खरगोन और गौन वाली वो, और नर्मदा घाटी, महेश्वर, ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या होंगी, दिखाई देंगी। इसके कुछ स्थल आपको हैं जो महत्वपूर्ण है ताम्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश के। इसमें नागदा का नाम बड़ा अच्छा आएगा सबसे ऊपर, एरण का नाम, मनोती, कायथा, नवदा टोली, महेश्वर, ये सब यहाँ पर आपको खूब धूमधाम से दिखाई देंगे ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के रूप में, ठीक है। तो वो आपको दिमाग में रखना है। चलिए इसका थोड़ा जरा और देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति या मध्य प्रदेश में मालवा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की खोज का जो मुख्य श्रेय है, जो जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, वो एच.डी. सांकलिया साहब ने। किसने? एच.डी. सांकलिया साहब ने। इनका श्रेय अच्छा खासा है, तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में बनाकर चलना होगा, ठीक है। अब एक चीज और जो मुझे ऐसा लगता है कि आईएमपी है, ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि मालवा में जो ताम्रपाषाणकालीन काल है, उसमें वृषभ की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, बैल की मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं, जिसके आधार पर कहा जाता है कि वृषभ इस काल में धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट भी आपको दे सकता है कि क्या मालवा में ताम्रपाषाण कालीन जो काल था या संस्कृत थी, उसमें वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है कि नहीं प्राप्त हुई है? तब आप कहेंगे जी हाँ, वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है वहां से, और वृषभ को ऐसा संकेत है, ऐसा कहा जाता है कि वृषभ जो है वो धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक उस समय क्या है, माना जाता था। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा जरा दिमाग में बना के चलना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और इसकी कुछ बातें समझ लेते हैं। मृदभांड इस समय के, बिल्कुल मृदभांड जो है वो काफी अच्छे माने जाते हैं इस समय के ताम्रपाषाण काल के मध्य प्रदेश में, विशेषकर मालवा संस्कृत। अब हम लोग इसके कुछ स्थल, साक्ष्य, प्रमाण कहां कहां से मिले हैं वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। समझ लीजिए पहले एक एक करके सारी चीजें। इसमें हम लोग देखेंगे मुख्यतः कायथा उज्जैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइट है ताम्रपाषाण की मध्य प्रदेश की। नवदा टोली खरगोन, इसके बाद डांगवाड़ा, ये डांगवाला उज्जैन, आवरा मंदसौर, ये बड़े इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। कुछ अन्य भी हैं वो भी देखेंगे, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट को रट लीजिए, दिमाग में बना लीजिए, बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। कायथा, नवदा टोली, डांगवाला या डांगवाड़ा या आवरा, ये चार। अब एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। कायथा उज्जैन में है, इसको डिकोड करते हैं। चलिए करते हैं डिकोड इसको। क्या है भाई इसमें बातें मेन जो आपको एग्जाम में याद रखनी चाहिए। जो कायथा है वो कहां पर है, इसकी अवस्थित कहां है, तो ये उज्जैन में है। किस नदी के किनारे है साहब? काली सिंध नदी के किनारे है। कैसे इसमें मृदभांड प्राप्त हुए? जैसे हमने कहा कि जो मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत थी, इसमें मृदभांड का बड़ा विशेष महत्व था। तो इसमें भूरे रंग के क्या हुए हैं, मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज वाकड़कर साहब ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खोज किसने की थी? वाकड़कर साहब ने। कब किया था? 1964 में। भीमबेटका गुफा की बात अलग है 56-57 की। 1964 में वाकड़कर साहब ने कायथा की खोज भी की थी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा स्थल है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ये प्रागैतिहासिक, क्या ये आद्य ऐतिहासिक कालीन स्थल है क्या, तो नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल नहीं, ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ताम्रपाषाण कालीन स्थल
है। तो आपको ये भी क्या है जरा स्पष्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। साथ में आपको ये भी याद रखना है, ये प्रश्न पीएससी पूछ चुका है कि यह बाराहमीर की भी जन्मस्थली के रूप में इसे माना जाता है। और एक स्टेटमेंट अगर आ गया कि साहब ये क्या पहला ताम्रपाषाणकालीन नगर है क्या? जी हां, कायथा पहला ताम्रपाषाणकालीन नगर है। ये स्टेटमेंट अगर आ गया तो आपको इसे हां कहना है, इसे ना मत कह के आ जाइएगा। ये सही स्टेटमेंट है इससे जुड़ा हुआ। तो कायथा से जुड़ी हुई बातों में ये 4-5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो साइट है वो नवदा टोली है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। नवदा टोली का लोकेशन जो है कहां पर है लोकेटेड, वो महेश्वर खरगोन में है, नर्मदा नदी किनारे। स्वाभाविक सी बात है, नर्मदा नदी ही होगी। भूरे रंग के मृदभांड यहां से भी प्राप्त हुए हैं। सांकलिया साहब ने और एसवी देव द्वारा इसकी क्या है खोज हुई है नवदा टोली की। तो बस इसका लोकेशन याद रखिएगा। और कैसा स्थल है ये? ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कैसा स्थल है? ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, किसने खोज की थी ये भी याद रखिए। सांकलिया साहब का नाम जरूर याद रखिएगा और खरे देव साहब का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है डांगवाला या डांगवाड़ा, इसमें भी देख लीजिए। तो उज्जैन में है। डांगवाड़ा जो है ये उज्जैन में है। लाल काले मृदभांड और तांबे के औजार यहां से क्या हुए हैं प्राप्त हुए हैं। तो ये याद रखिएगा कैसा स्थल है ताम्रपाषाणकालीन, कहां पर है? उज्जैन में है। ये इतनी बातें जरूर आप इससे जुड़ी हुई याद रखिएगा। इसके बाद आवरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आवरा भी, आवरा कहां है? मंदसौर में है, चंबल नदी के किनारे है। साक्ष्य यहां पर रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। ताम्रपाषाणकालीन स्थल तो है ही आवरा, साथ में इसमें रोमन व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा इसके फैक्ट। एचवी त्रिवेदी द्वारा इसकी खोज की गई। तो इनके जो उत्खनन करता है या इनसे जुड़े हुए जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनको भी याद रखिएगा। पीएससी अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछता है। अन्य कुछ ताम्रपाषाणकालीन स्थल है उसको भी जरा थोड़ा नजर मार लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, तो ये जो है स्थल, इसमें एरण है, इसके बाद खेड़ी नामा है, नागदा है और बेसनगर। अन्य जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, ताम्रकालीन या ताम्र पाषाणकालीन, ये ताम्र पाषाणकालीन जो स्थल है इसमें एरण। एरण कहां पर है? सागर में है। एरण का संबंध आपको गुप्त काल वगैरह से भी मिलेगा, प्रागैतिहासिक काल से भी मिलेगा। तो इसमें कई प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य यहाँ पर आपको खूब मिलेंगे। पर यहाँ पर ये याद रखिए कि ताम्रपाषाण के भी साक्ष्य मिले हैं। खेड़ी नामा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नागदा ठीक है, बेसनगर भी ठीक है। बेसनगर बिदसा को कहा जाता है, नागदा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, पता ही आपको। और होशंगाबाद जो है वो खेड़ी नामा। तो खेड़ी नामा को जरूर याद रखिए कि इसको पकड़ नहीं पाएंगे, प्रचलित उतना नहीं है। एरण वगैरह तो आप फिर भी कैच कर ले जाएंगे कि सागर में है, पर खेड़ी नामा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो होशंगाबाद में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में महापाषाण काल। अब ये महापाषाण काल का जो बेसिक संबंध है वो दक्षिण भारत के उसमें से है। महापाषाणकालीन संस्कृति है। वहां पर क्या होता है कि मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ साथ धूसर लौह का उपयोग किया। बड़े बड़े पत्थर के शिलाखंड यूज होते थे, उसमें समाधि के ऊपर वगैरह भी क्या है उनको रखने की एक प्रथा थी। तो ये दक्षिण भारत की मुख्यतः संस्कृति है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसके कुछ साक्ष्य देखे गए हैं, कुछ चिन्ह देखे गए हैं। वो कौन से थे? उनमें मुख्यतः सिवनी और रीवा में, सिवनी और रीवा जिले में आपको इसके कुछ चिन्ह या साक्ष्य क्या होंगे दिखाई देंगे, महापाषाण या मेगालिथिक जो भी आप कहने, ये याद रखिएगा थोड़ा बहुत। इसके बाद इसमें एक नोट है कि मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हम लोग जब साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं तो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता को मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ने का कोई औचित्य है ही नहीं, और सिलेबस में भी नहीं है, इसीलिए क्योंकि इतना ज्यादा रोल इनका इतिहास के विकास में नहीं है। अब मध्य प्रदेश का एक टॉपिक है आपके उसमें, मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय और शैलचित्र। देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा फैक्ट है।
और उसका उत्तर है शैलाश्रय और शैल चित्र। हम आपको एक प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लिस्ट कंप्लीट, उस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, उसी लिस्ट से सारे प्रश्न आपको देखिएगा बन जाएंगे। शैलाश्रय स्वाभाविक सी बात है किसे कहा जाता है, मोटा मोटा शैलाश्रय का सीधा मतलब है कि भाई शैल मतलब पत्थर, आश्रय मतलब जहां निवास है, जहां रहते हैं, तो पत्थर नुमा एक कोई आकृति गुफा, जहां हम क्या, पत्थरों की गुफा, पत्थर से बनी गुफा जहां हम आश्रय लिए हुए हैं, शैलाश्रय कहते हैं। और पहले खाना बदोश जिंदगी होती थी मानव की, पहले ऐसे ही तो क्या गुफा उफा में रहता था, भीमबेटका की गुफा इसी का तो क्या प्रमाण है, ठीक है। और शैल चित्र वहीं पर फिर दीवारों पे चित्र बनाता था, गुहा चित्र शैल चित्र वही है, ठीक है। शैलाश्रय में जहां रहता तो वहीं चित्र उत्र बनाता था गुफाओं में, तो गुहा चित्र कहा जाता है। तो उनके कुछ कुछ नाम रख दिए गए हैं, कहां से मिले हैं वही आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, पूछ लेगा। चित्र उसने खूब बनाए हैं, पशु पक्षियों का शिकार करते हुए, जैसा हमने बताया, जानवरों की लड़ाई है, मानव युद्ध है, पशु सवारी है, गीत संगीत, घरेलू जीवन, पूजन, नृत्य, सबसे संबंधित उसने कई कलर और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हुए उसने चित्र क्या है बनाए हैं। उनमें आपका काला, नीला, पीला, लाल, रेड ऑक्साइड का प्रयोग किया है उसने, सफेद रंग का प्रयोग किया है। तो ये सब प्रयोग करते हुए उस समय आपको शैल चित्र क्या होंगे, दिखाई देंगे। विषय वस्तु इनकी यही है कि जानवरों की लड़ाई है, पशु पक्षियों की लड़ाई है, उसके नृत्य हैं, संगीत हैं, इसके बाद उनके आम जो दैनिक दिनचर्या है उनसे संबंधित कुछ आकृतियां आपको दिखाई देंगी। तो ये सब आपको क्या है चित्र में दिखाई देंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। कुछ शैलाश्रय और शैल चित्रों के उदाहरण हैं, वो आपको देखना होगा और सीधा ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। राम छज्जा कहां पर है, रायसेन में है। सतकुंडा कहां पर है, विदिशा में है। प्रेम शाही नरसिंहपुर में है। भानपुरा मंदसौर में है। सारूमारू सीहोर से संबंधित है। हाथीडोल शैलचित्र रामपुर पन्ना। भीमबेटका रायसेन अब्दुल्लागंज पढ़ाई हमने। मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी पानार पानी नर्मदापुरम, ठीक है। इसके बाद माढ़ादेव कहां है, नर्मदापुरम। इसके बाद आदमगढ़ शैलाश्रय नर्मदापुरम। बूढ़ी माई शैलाश्रय सिवनी में है, सिवनी मालवा नर्मदापुरम यहां मिलेगा। लिखी छाज मुरैना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखी छाज। बूढ़ी डायन हिंडवा की गुफा जबलपुर। झिंझरी शैलाश्रय कटनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रानी माची शैलाश्रय चितरंगी सिंगरौली। लिखी दांत शैलाश्रय चंदेरी अशोकनगर। चुरनागुंदी शैलाश्रय नर्मदापुरम। निशानगढ़ कांजरी शैलाश्रय पचमढ़ी नर्मदापुरम। हर्रापाल शैलाश्रय नर्मदापुरम। स्वाभाविक सी बात है ज्यादातर ये लोग नरसिंहपुर नर्मदापुरम यहाँ यही रायसेन यही दिखाई देंगे, विदिशा वगैरह, क्योंकि नदियों के किनारे यही मालवा का जो एरिया था, होशंगाबाद का एरिया था, नर्मदापुरम का एरिया था, यहीं पर मध्य प्रदेश में ज्यादातर संकेंद्रण रहा है पूरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है। तो ये सारी जो शैलाश्रय और शैल चित्र हैं इनको एज इट इज आपको नाम के साथ और जिले के साथ याद रखना है मध्य प्रदेश के। इसमें कुछ अन्य भी हैं, जैसे दाता शैल चित्र कहां पर है, ये छतरपुर विजावर सीरीज के आसपास, ठीक है। वेलखंदार शैल चित्र कहां पर है, पचमढ़ी नर्मदापुरम में आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये आपको क्या है याद रखना है, ये सारे इनको एज इट इज, इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो शैल चित्र और शैल गुफा, जो मध्य प्रदेश के शैल चित्र और शैल गुफा वाला टॉपिक है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप क्या है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है मोटा मोटा टॉपिक रहा, क्या रहा, मोटा मोटा टॉपिक रहा। आशा है कि इस लेक्चर का आपने लाभ लिया होगा। तो हमने जो इतिहास सब्जेक्ट है जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें जो यूनिट 10 है, पेपर 2 स्वाभाविक से ज्यादा विषय विशेष से संबंधित है, उसमें यूनिट 10 है, उसका आज हमने पहला टॉपिक क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आपने इसे लाभ इससे लिया होगा। इसका क्या करिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहां से आपको पेपर मिल जाए, जहां से आपको बुक मिल जाए, इसका अभ्यास करिएगा। और यहां से देखिएगा 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में दिखाई देंगे, तो इसे आप तैयार करिएगा। आगे की हम लोग क्लास जो है तो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।